The protein isolation is the foundational first step in understanding the complex biochemical machinery. As we all know, that all the biochemical reaction taking place in our body is catalyzed by enzymes, and all the enzymes are made up of the proteins. So if we want to learn and we want to understand about the biochemical reactions taking place in our body, so at first we have to understand about the structure, the conformation of the enzymes. So the protein isolation is very important to understand the all kinds of the biochemical reactions. हमें देखना है कि प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोटीन को बायोलॉजिकल सिस्टम से हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है वो हमारे सेल के अंदर, जैसे मैं एक टिपिकल अगर ये सेल की एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप इसमें देख पाएंगे ये सेल है और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और आप सभी जानते हैं इसमें न्यूक्लियस होती है और सेल में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिनेट्स होते हैं। इसी प्रकार से इस सेल में आपने पढ़ा हुआ है जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर की ओर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स के रूप में हो सकते हैं या स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में। तो ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अब जब हमें प्रोटीन की स्टडी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम इस प्रोटीन को, इसके बायोलॉजिकल जो सोर्स है उसे हमें आइसोलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सेल में तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जब हम इन प्रोटीन को क्या करेंगे, इस सेल से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद में यानी कि आइसोलेशन हो गया, आइसोलेट कर दिया। अब जब आप इस प्रोटीन को आइसोलेट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इसमें जो पर्टिकुलर आप प्रोटीन के बारे में रिसर्च करना चाहते हो वही बाहर निकली है, क्योंकि सेल में तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको प्योरीफाई करके सेपरेट करना भी जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा, प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोटीन, प्योरीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा है, आप रिलैक्स में समझेंगे तब आप पूरी बायोकेमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो आपने कहा कि सेल्स हमने क्या किया है, सबसे पहले उस प्रोटीन को आइसोलेट किया। जैसे हम आरबीसी से, आरबीसी में आप जानते हैं क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हम हीमोग्लोबिन की स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन जब आइसोलेट करेंगे तो ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, वो सारी एक मिक्सचर के रूप में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। अब हमने प्योरीफाई कर लिया, प्योरीफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि जो प्रोटीन हमें आइसोलेट की है उस प्रोटीन के कैरेक्टर्स क्या है। तो किसी आइसोलेटेड प्रोटीन्स के कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना ही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। इसी प्रोटीन के कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करना कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। ये कुछ प्रमुख स्टेप्स होते हैं। दीज आर द बेसिक स्टेप्स which is need to follow during the protein isolation and the purification. अब आपने ये बताया है, मैं अभी आपको कुछ स्टेप्स को और क्लियर करता हुआ चलूंगा, तब आप पूरी वीडियो को आराम से समझ पाएंगे, पूरा प्रोसीजर समझ पाएंगे। ये तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने बताया है। आपने कहा कि जब आपको किसी प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो पहले ये देखना है कि उसके लिए सोर्स कौन सा है। तो हमने एक सोर्स का किया सिलेक्शन, ये आपने देखा यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। आगे की पूरी वीडियो इसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन आइसोलेशन को, और प्रोटीन आइसोलेशन के लिए आप देखिए यहाँ पर मैंने कितने स्टेप्स बनाए, ए बी और सी। द आइसोलेशन के लिए पहला काम है सोर्स ऑफ द प्रोटीन, फिर हम क्या करेंगे, सेल को डिसरप्ट करेंगे और फिर क्लेरिफिकेशन ऑफ द लाइसेट करेंगे। मतलब क्या है,
मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इस सेल में क्या है, इस सेल के अंदर है प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है। ये जो प्रोटीन है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है। तो पहले हमें इस सेल को क्या करना पड़ेगा, डिसरप्ट करना पड़ेगा, है ना, यानी उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस सेल को नहीं तोड़ेंगे तो इससे वो जो प्रोटीन के कंटेंट है बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमने इसमें क्या लिखा है कि सेल डिसरप्शन किया जाता है। अब ये सेल का डिसरप्शन कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आगे इसी का डिस्कशन करते रहेंगे। क्लैरिफिकेशन ऑफ द लाइसेट, यानी किसी सेल को तोड़ दिया तो उसमें बहुत सारा एक सेल सेप निकलेगा, फिर हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये आपने आउटलाइन मेरे से एक समझ ली है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एक हमारे इस पूरी आज की वीडियो का क्या है, एक फ्लो चार्ट है, और इसी फ्लो चार्ट को हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा आज का टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जो प्रोटीन आइसोलेशन का पहला टॉपिक है, प्रोटीन आइसोलेशन। अब प्रोटीन को आइसोलेशन करना है तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, द सोर्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स है वो हमें सिलेक्शन करना है। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन के सोर्स को हम कैसे सेलेक्ट करें। एक सोचने की बात है, अभी आप देखें यहाँ पर ये 3 फिगर बना रखे हैं मैंने। यहाँ सबसे नीचे की ओर क्या बनाया है, आरबीसी को मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर देखें ये आरबीसी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप हमारी बॉडी से क्या निकालना चाहते हैं, हीमोग्लोबिन को आइसोलेट करना चाहते हैं, ये रहा हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन किसमें पैक्ड है, यहाँ पर देखें आप, आरबीसी बनी हुई है, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। यानी अगर आपको हीमोग्लोबिन का आइसोलेशन करना है तो पहले आपको सिलेक्शन तो करें कौन सा टिश्यू चाहिए। और आप जानते हैं ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली आपको मायोसिन प्रोटीन को आइसोलेट करना। हमें पता है मायोसिन कहाँ होती है, मसल्स में होती है। मायोसिन मसल्स में होती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो टेबल बना रखी है इसमें लिखा है टिश्यू एंड ऑर्गन, द मायोसिन फ्रॉम द मसल्स। यानी जब मायोसिन प्रोटीन को आइसोलेट करना हो तो हम उसके सोर्स के रूप में मसल्स को आइसोलेट करेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन का आइसोलेशन करना है तो हम आरबीसी को ले लेंगे। सिमिलरली इफ यू वांट टू आइसोलेट द सीरम प्रोटीन then we have to select the body fluid as the source of the protein. And if you want to isolate the specific enzymes found in a particular bacteria, in that condition we have to select the microorganism. Just like this figure is the structure of the bacteria, and we all know that the bacteria is the prokaryotic cells. If we want to isolate a particular kind of the enzyme which is found in the bacteria, so first of all we have to select the bacteria as the protein source. ऐसे ही आपको अगर रिकॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन सिस्टम यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अलाउ द लार्ज सेल प्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोटीन। कोई ऐसी प्रोटीन है जो हमने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाई है, लेबोरेटरी में बनाई है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारा प्रोटीन आइसोलेशन से रिलेटेड पहला काम हो गया, सोर्स ऑफ द प्रोटीन। अब इसमें सोचने की बात नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की। और जब आप मार्केट में जाते हैं किसी चीज को शॉपिंग करने के लिए, आपको कपड़े लेने तो कहाँ जाएंगे, कपड़े की शॉप पे जाएंगे। मेडिसिन लेनी है तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे। यानी जो चीज आपको चाहिए, तो वॉट एवर द प्रोटीन इज डिजायर्ड फॉर यू, so at first we have to select a proper source of the protein. अगर प्रोटीन का सोर्स ही प्रॉपर नहीं होगा तो हम आइसोलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी को कहा कि मायोसिन प्रोटीन को आइसोलेट करना है और हम मसल्स को ना लेकर के ब्लड को ले रहे हैं तो वहां मायोसिन नहीं निकलेगा। समझ गया बात। तो सबसे पहला काम होता है जब लेबोरेटरी में हम रिसर्च करते हैं तो पहला काम है सोर्स ऑफ द प्रोटीन का सिलेक्शन करना। और सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, तो देखें आप इसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। पहली बात,
सोर्स वो होना चाहिए जिसमें प्रोटीन कैसी हो, एबंडेंस हो, पर्याप्त मात्रा में हो। भाई आप जानते हैं कि मिल्क में क्या होती है, मिल्क में होती है केसिन प्रोटीन, यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, केसिन, केसिन प्रोटीन होती है मिल्क में, ठीक है ना। तो हम वो सोर्स लेंगे जिसके अंदर, यानी कि ऐसे एनिमल का मिल्क लेंगे जिसके मिल्क में पर्याप्त मात्रा में केसिन प्रोटीन हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या हमारा कंसीडरेशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन। हम जिस प्रोटीन को आइसोलेट करना चाह रहे हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप उस सोर्स से उस प्रोटीन को बाहर निकालोगे और वो प्रोटीन तो डीनेचर्ड हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, फिर वो प्रोटीन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि डिसरप्टेड जो प्रोटीन है उसके फंक्शन बदल जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और एग्जाम में इसी पीपीटी से ही आप आंसर को लिखेंगे। सोल्यूबिलिटी की बात की कि जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली सोल्यूबल अवस्था में हो, अदरवाइज हमारे काम के नहीं है। तो whenever you want to isolate a protein, basically these are the three basic considerations जो you have to keep in the mind. The first, the protein source should be any type of the organ or the tissues which contains the abundance amount of the protein, and that protein should be the soluble and stable nature की होनी चाहिए। अभी देखते हैं कि सोर्स का सिलेक्शन कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, ये हुई बात। नेक्स्ट हमने कहा कि हमने एक सोर्स का सिलेक्शन कर लिया, और मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब एक जो सेल है या कोई भी टिश्यू है या कोई भी ऑर्गन है और उसके अंदर हमने कहा बहुत सारे प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए पर्टिकुलर सेल। और हमने क्या किया था, सोर्स के रूप में एक टिश्यू को ले लिया था। टिश्यू में सेल्स होती है और सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस सेल का या टिश्यू का डिसरप्शन करना है। सरल भाषा में कहूं तो आपको उस टिश्यू को या सेल को क्या करना है, उसका ब्रेक करना है, ब्रेकेज करना है, उसको तोड़ देना है। अब तोड़ने के लिए हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारे मेथड है। उसमें पहला मेथड है, आप देखेंगे यहाँ पे, उसे बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। मशीनों की सहायता से उस टिश्यू या ऑर्गन को तोड़ा जाता है। तो जब किसी सेल में से या किसी टिश्यू में से जब हमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन को आइसोलेट करना हो तो सबसे पहले क्या करें, मैकेनिकल फोर्सेस से, यंत्रों की सहायता से उस ऊतकों को, टिश्यूज को हम तोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। उससे क्या होगा, उसके अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है वो फ्री हो जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम ऑर्गन्स को या टिश्यूज को मैकेनिकली तोड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला और सबसे ट्रेडिशनल हम कहें तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डाउन्स होमोजेनाइजर। देखो होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है, समांगी करना, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको कहते हैं हम होमोजेनाइज करना कहते हैं। आप साइड के अंदर ये एक स्ट्रक्चर देखिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डाउन्स होमोजेनाइजर। डाउन्स होमोजेनाइजर बोलते हैं, हम यहाँ नाम लिख देते हैं, ये है डाउन्स होमोजेनाइजर। और इसमें क्या है आप देखेंगे, एक इसमें क्या है, ग्लास की ट्यूब है, ये बाहर आप फिगर में आराम से देख पा रहे हैं, मोटा ग्लास है, इस ग्लास की एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर क्या है, एक लगा हुआ है पेस्टल, हम कह सकते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली रोड है। और इस रोड में आप देखें नीचे क्या लगा हुआ है, टेफ्लॉन की कोटिंग है। ये रोड जो अंदर जा रही है ना, मैं एरो का निशान लगा रहा हूं, आप देखेंगे इसके एंड पॉइंट पर क्या है, एक मोटा सा पेस्टल है, टेफ्लॉन का बना हुआ पेस्टल है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्लास की जो ट्यूब है, इस ग्लास की ट्यूब में हम क्या डाल देंगे, टिश्यूज को डाल देंगे, या कोई भी ऑर्गन है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट डाल देंगे। टिश्यूज को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे हम बफर सॉल्यूशन को मिला देंगे जो उस टिश्यू के अकॉर्डिंग सुटेबल। और फिर इस ग्लास की ट्यूब में
इस पेस्टल को डाल करके हम क्या करेंगे, कुचल देंगे, है ना, पूरा स्क्वीज कर देंगे। उससे क्या होगा, उस टिश्यूज में जो सेल्स है वो डीनेचर्ड हो जाएगी, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी और सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल है, बायोमोलिक्यूल्स है, एक सस्पेंशन के रूप में इकट्ठे हो जाएंगे। समझ गए बात को? यानी कि आप ये मान लो कि जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, होमोजेनाइजर है, इस होमोजेनाइजर के अंदर डाला हुआ पेस्टल, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम टिश्यू को लेंगे, बफर सॉल्यूशन को डालेंगे और फिर होमोजेनेट करेंगे, ऐसे दबा दबा करके होमोजेनेट करेंगे। तो वो टिश्यूज क्या होगा, इस ग्लास की ट्यूब और पेस्टल के बीच में लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर पीछे देख लेते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर ये सेल का सस्पेंशन आ जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा हुआ है डाउन्स होमोजेनाइजर बोलते हैं। यही बात हमने समझाई है। द इंसर्ट द पेस्टल इन द ट्यूब, प्रेसिंग इट टू द बॉटम टिल द लिक्विड स्क्वीज्ड बिटवीन द साइड ऑफ द पेस्टल एंड द ग्लास ट्यूब। तो ये ग्राइंडिंग का जो मेथड है यंत्रों से हमने किया है, इसलिए इसको मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल मेथड है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि कौन से टिश्यूज के लिए हम कौन सा मैकेनिकल मेथड काम में लें। इसमें भी कुछ ज़्यादा दिमाग से आप एक्स्ट्रा लोड न लें। करना क्या है, अब आप सिंपल सा देखें कि मैंने आपको ये कहा, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बनाना खाना है तो आप उसके छिलके को हाथ से उतार लेंगे। आपको कोकोनट खाना है तो आपको हथौड़ा लेके उसके हार्ड सेल को तोड़ना पड़ेगा। आपको पाइनएप्पल खाना है, यानी कि किसी भी चीज में से, कोई भी फ्रूट्स है उसमें से एडिबल पार्ट को आइसोलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के सोर्स है, उनकी नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी को फॉलोअप करते हैं। तो ये हुआ डाउन्स होमोजेनाइजर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में जल्दबाजी मत करना, आराम से समझते जाना, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। देखिए ये नया एक और इंस्ट्रूमेंट आ गया आपके सामने, इसको बोलते हैं फ्रेंच प्रेस बोलते हैं। अब ये तो फ्रेंच कंट्री से रिलेटेड हो गया, फ्रांस से, और प्रेस का मतलब नाम खुद बता रहा है, इसको दबाना है। एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो आपने, है तो देसी तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर किसी चीज को आपने क्या किया, आप इलायची वगैरह को कूटते हैं ना चाय वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसा क्या होता है, आपके पास में पेस्टल एंड मोर्टार है, इसमें आप किसी जिसको भी हमें क्रश करना होता है उसको डाल देते हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसका पेस्टल है, इसकी सहायता से इसको क्या करते हैं, कूट देते हैं हम फोर्स से, मैकेनिकल फोर्स से। इसको हम कहते हैं कि एडवांस्ड वर्जन है, ये जो आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है ये इसी का एक एडवांस्ड वर्जन है जिसको कहते हैं फ्रेंच प्रेस। यहां पर आप देखो, इस फ्रेंच प्रेस में एक ओखली के समान ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ये वाली देखो आप, जहां पर मैं टिक मार कर रहा हूं। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एक माइक्रोबियल सेल को डाल देंगे। माइक्रोबियल सेल का मतलब क्या हुआ, इसमें हम डाल देंगे किसी बैक्टीरियल सेल को डाल देंगे, है ना। बैक्टीरिया आप जानते हैं उसी को माइक्रोबियल सेल कहते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया में आप जानते हैं कि ऊपर क्या होता है, बहुत हार्ड एक कोट से लेयर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं बैक्टीरिया। अब ऐसे हार्ड कैप्सूल से कवर्ड बैक्टीरिया को जब आपको तोड़ना है और प्रोटीन को आइसोलेट करना है, तो इस बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक पंप से, बल से, हाई प्रेशर के साथ में दबाना पड़ेगा, डिसरप्ट करना पड़ेगा, जैसे हम किसी चीज को पीस देते हैं, कूट कूट के पीस देते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में आप क्या करेंगे, माइक्रोबियल जो सेल्स होती है उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिक पंप है उसका एक फोर्स लगेगा, ये ऊपर देखो ये पंप बना हुआ है, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड इसका फोटो लगा रखा है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर लगाएगा और उससे क्या होगा, ये सेल जो मेम्ब्रेन टूट जाएगी और टिश्यू डिसरप्ट हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंच प्रेस बोलते हैं। और अगली जो स्ट्रक्चर है इसको आप देखें, इसे बोलते हैं सोनिकेशन बोलते हैं।
इसके नाम को समझ जाएंगे आप। मैं पहले यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनिकेटर। सोनिकेटर, सोनार आपने वर्ड सुना हुआ है। सोनिकेटर वर्ड है वो वाइब्रेशन होता है ना, उस वाइब्रेशन से लिया गया है सोनिकेटर। वाइब्रेटर मान लो, सरल भाषा में कहो तो उसको वाइब्रेटर कह सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल एक डायग्राम बनाते हुए समझाऊं तो आप ये समझ लो, जैसे मान लेते हैं कि लिए एक मैंने ये बीकर बनाया है, ये है एक बीकर मैंने ले लिया और इस बीकर के अंदर मैंने क्या भर दिया है, सेल सस्पेंशन भर दिया है। कोई भी टिश्यू वगैरह लिक्विडफाइड पार्ट है, मान लेते हैं ब्लड वगैरह, ऐसा हमने डाल दिया, सोर्स को डाल दिया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सेल्स है, टिश्यूज है, अंदर भरे हुए हैं। और अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर सस्पेंड कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। ये हमने क्या इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड वेव्स जनरेट करता है। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एटलीस्ट 20 किलो हर्ट्ज, है ना। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में इसमें साउंड वेव्स क्रिएट होगी। और ये साउंड वेव जब क्रिएट होगी तो आप क्या देखेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में ये जो बीकर रखा हुआ है इसमें एयर बबल्स निकलेंगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एयर बबल्स निकलेंगे इस बीकर में। देखो हमें यहां पर बहुत सारे एयर बबल्स बनेंगे इस वाइब्रेशन से। और ये एयर बबल्स आपस में बहुत फोर्सफुली एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे। और इससे क्या होगा, ये बबल्स कोलिजन करने से कोलैप्स हो जाएंगे, फट जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जिससे एक पावरफुल शॉक जनरेट होगा। पावरफुल क्या होंगे, शॉक लगेगा, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट से शॉकिंग आती है उस ऐसा होगा, शॉक वेव जनरेट होगी और हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इस उच्च हाई टेम्परेचर और इस शॉकिंग से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसकी एनर्जी के इफेक्ट से क्या होगा, वो टिश्यूज डिसरप्ट हो जाएंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोनिकेटर कहते हैं, है ना। तो आपने ये देख लिया है, ये सोनिकेटर इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे ये नीचे बीकर रखा हुआ है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इस बीकर में सैंपल डाला हुआ है, यानी कि प्रोटीन का सोर्स है वो इस बीकर में हमने डाल दिया। और ये साथ में एक डिजिटल मशीन लगा रखी है। इस डिजिटल मशीन की सहायता से इसमें वाइब्रेशन और साउंड वेव्स को जनरेट किया जाता है। तो ये भी एक मैकेनिकल मेथड होता है सेल्स को डिसरप्ट करने के लिए। ऐसे आप लगातार ध्यान से रिलैक्स में समझते जाएंगे तो टॉपिक पूरा समझ में आएगा। जल्दबाजी से क्या होगा, सिलेबस तो हो जाएगा लेकिन टॉपिक और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। अब देखो, ये आपके सामने एक और नया मेथड है जिसे बोलते हैं नॉन मैकेनिकल मेथड। अभी जो पहले वाले जो आपने मेथड देखे थे, सोनिकेशन करना, यंत्रों की सहायता से किया था, फ्रेंच प्रेस यंत्रों से किया था। यहां पर आपको ऐसे मेथड काम में लेने हैं जिसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम में न आते हो, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, नॉन मैकेनिकल मेथड कहते हैं इसको। इसका नाम देखिए, आप पहला क्या लिखा मैंने, ऑस्मोटिक लाइसिस। ये ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है, पहले पॉइंट को पढ़ो, सडन शिफ्ट फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सडन शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, और ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है। देखो, छोटी छोटी बातों को समझते चले। यहाँ पे मैं एक बना देता हूं बीकर। अगेन हम छोटी क्लासों में जो आपने एक्सपेरिमेंट समझे थे उसी को मैं समझाऊंगा। ये यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में मैं मान लेता हूं कि इसमें मैं डाल देता हूं किसी किशमिश को डाल देता हूं और बाहर की तरफ मैंने पानी को भर दिया है। ये पानी मैंने भर दिया, तो ये पानी क्या करेगा, आपने पढ़ा हुआ है, ये पानी इस किशमिश के अंदर एंट्री कर जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस कहते हैं। बाय द इफेक्ट ऑफ द ऑस्मोसिस व्हेन सॉल्वेंट एंटर्स इनटू ए सेल, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मोसिस कहते हैं।
यानी आपने ये कहा इस किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में बात करें तो बाहर का जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वो है हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो किशमिश ने एंडोस्मोसिस किया और पानी को एंट्री कर ली। अब इसका आप उल्टा कर दें। उल्टा कैसे कर दें, यहाँ पे एक और बना देता हूं। यहां पर आप मान लें कि एक आपने लिया है बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया किसी सेल को और बाहर की ओर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को भर दिया। यानी इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है यानी इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में बाहर का जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन हाई है। यानी ये जो बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो है हाइपरटोनिक। ओके, हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। Whenever we placed a cell into a hypotonic solution, the solution enter into the cells. The process is called as the endosmosis. And whenever we placed a cell into the hypertonic solution, in that condition, the water comes out from the cell into the environment. Such procedure is called as the exoosmosis. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। अब हमने इस पॉइंट में लिखा क्या है, सेल रिसेप्शन के लिए किसी भी सेल को जब तोड़ना हो, अब बार बार क्या करो, उसको पहले डालो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, फिर डालो हाइपोटोनिक में। हाइपरटोनिक में जो सॉल्यूशन में डालेंगे तो करेगा एंडोऑस्मोसिस। मैं यहां पर लिख देता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह होगा काम, ठीक है ना। जब इसको हमने हाइपोटोनिक में डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या हो गया, इसके अंदर पानी इसमें एंट्री कर गया, ठीक है। और जब इसको हाइपरटोनिक में डाला तो क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया। तो ऐसे जो रिपीटेशन में करोगे ना, बार बार एक ही सेल के साथ बेचारी को परेशान करोगे, कभी इसको हाइपरटोनिक में डाला कभी हाइपोटोनिक में, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा और उस स्ट्रेस से क्या होगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी, सेल हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात है। बहुत सरल टॉपिक है ये ऑस्मोटिक लाइसिस के बारे में। अभी एक और नया मेथड आ रहा है, उसको भी आप समझते चलो तो चीजें समझ में आती रहेगी। आजकल के बच्चे वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ने की जरूरत है ना। तो अभी ये शुरू करते हैं हम डिटर्जेंट वाला। ये कौन सा मेथड आ गया, नॉन मैकेनिकल मेथड। इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, पहला लिखा है ट्राइटन X100। अब ये ट्राइटन X100 क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ, है ना। यहां पर देखो, ये एक मॉलिक्यूल है। इस राइट साइड के पहले फोटो में देखें, यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ट्राइटन X100। ये एक केमिकल कंपाउंड है which has the molecular formula is C34 हाइड्रोजन 62 एंड ऑक्सीजन 11। और नीचे इसका क्या दे रखा है, संरचनात्मक सूत्र यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है। इस मॉलिक्यूल में मैं देखो गोला बनाता हूं, इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट हो गया जो मैंने इस गोले में डाल दिया है। ये वाला जो पार्ट है ये पोलर नेचर का है। ये कैसा है, पोलर नेचर का है और ये पानी से अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही इसी मॉलिक्यूल के दूसरी साइड में देखो, यहां एक और गोला बना देता हूं, ये केवल एलिफेटिक पार्ट है। और ये जो एलिफेटिक पार्ट होता है आप जानते हैं कैसे होते हैं, एलिफेटिक पार्ट होता है नॉन पोलर नेचर का होता है। और आप जानते हैं कि नॉन पोलर जो भी होते हैं वो पानी से दूर भागते हैं। यानी हम ये कह दें कि इसकी नेचर कैसी है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दिस ट्राइटन X100 chemical, a single molecule shows two types of the nature. The half of the part of this molecule shows
the hydrophilic nature and half of the part show the hydrophobic nature. Such kind of the molecules are called as एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका एम्फीपैथिक, जिसमें दोनों प्रकार की नेचर हो, जिसका आधा पार्ट तो कैसा हो हाइड्रोफिलिक हो और दूसरा आधा पार्ट कैसा हो हाइड्रोफोबिक हो। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोथ नेचर्स आर फाउंड इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज द एम्फीपैथिक नेचर। इस मॉलिक्यूल को अगर मैं सिंपल बना देता हूं तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये कर देता हूं कि ये तो हो गया इसका हेड पार्ट है, ये फूला हुआ मैंने बना दिया, हेड पार्ट बना दिया है। और इसके नीचे मैं बना देता हूं एक टेल बना दी है मैंने, आइसक्रीम की तरह ये दिखने लग गया। इसका जो हेड कैसा है, हमने कहा हेड इसका पार्ट है हाइड्रोफिलिक है। ये वाला पार्ट कौन सा है हाइड्रोफिलिक है। यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर का इसका हेड पार्ट है हाइड्रोफिलिक। और इसकी नीचे की जो पूंछ है वो कैसी है, इसकी पूंछ यानी कि टेल वो है हाइड्रोफोबिक नेचर की है। ऐसा मॉलिक्यूल सेल को डिसरप्ट कैसे करेगा, ध्यान से देखो। यहां पर नीचे इस फिगर में देखो जहां मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। आप जानते हैं ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ होती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही इसके दो प्रोटीन लेयर के बीच में जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ये आपने सेल स्ट्रक्चर साइटोलॉजी में पढ़ रखा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं लिपिड बाइलेयर में, ये भी ऐसे होते हैं देखो, है ना, लिपिड के मॉलिक्यूल। जिसका हेड कैसा है, इसका हेड है हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक इसका हेड है। और इसमें भी टेल कैसी है, इसकी टेल भी कैसी है हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो आप ये कह सकते हो कि ट्राइटन का जो मॉलिक्यूल है वो किसकी नकल कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल उनके साथ में सिमिलरिटी को दिखाते हैं। तो जब ट्राइटन की X100 की आप रिएक्शन कराएंगे प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा ट्राइटन कहां चला जाएगा, ट्राइटन मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा लिपिड बाइलेयर को। यहां पर देखो मैं बना रहा हूं ऐसे, अंदर एंट्री कर गया। इस नीचे के फिगर में आप देखें, है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ट्राइटन X100 है, बहुत सारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चले गए। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, अगर नंबर लगाऊं तो ये देखो आप 1, ये मॉलिक्यूल 2, यहाँ पर हो गया मॉलिक्यूल 3, ये 4, ये बहुत सारे जो ट्राइटन मॉलिक्यूल्स है वो एंट्री कर गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड में, रिप्लेसमेंट कर दिया। उससे क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी। और ये जो ट्राइटन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर आप देखो, मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ ताकि आप समझ सकें, वरना बहुत ज़्यादा लेबलिंग हो जाएगी, आपको समझने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर अब आपको इसको देखिए। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ट्राइटन के, ये क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, इसको क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिसेल, इसको मिसेल कहते हैं। ये जो मैं गोला बना रहा हूं ना इसको बोलते हैं मिसेल। ऐसे ये प्रोटीन को आइसोलेट कर देते हैं ट्राइटन X100। एग्जाम में अगर पूछ ले शॉर्ट नोट में ट्राइटन X100 की मैकेनिज्म क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए इसी तरीके से। तो इस मेथड में आपने क्या पढ़ा, ये केमिकल से हो रही है रिएक्शन, ये मैकेनिकल नहीं है, नॉन मैकेनिकल मेथड होता है। इसी तरीके से अभी आगे एक और एग्जांपल अपने लेने वाले हैं, पेशेंस से काम करते रहो, बहुत रिलैक्स के अंदर। यहाँ पर देखो आप, अगला नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो SDS मॉलिक्यूल है, SDS। इसका नाम क्या है, SDS का मतलब होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, SDS
और एसडीएस का मतलब है सोडियम डोडेसाइल, ये हो गया डोडेसाइल और सल्फेट, ये हो गया डोडेसाइल सल्फेट। सल्फेट आप जानते हैं, नीचे का मैं फिगर इसमें पहले इसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे ये सल्फेट SO4 होता है। आप जानते हैं कि जो SO4-2 होता है उसको हम सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं जो गोला बना रहा हूं, ये SO4, ये क्या है, सल्फेट का आयन है। और इस सल्फेट के आयन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इसके पास देखो मैं बाउंड्री बना रहा हूं, ये वाला है सोडियम। तो ये हो गया सोडियम और सल्फेट हो गया। और इसके साथ में आप देखो क्या जुड़ी हुई है, ये एक लॉन्ग एलिफेटिक चेन है, लॉन्ग एलिफेटिक चेन। इसको आप रीड करके देखो, यहाँ पर किनारे पे क्या है, CH3। उसके बाद ये जो हर एक कोने के अंदर क्या होगा, CH2 CH2 CH2, एक लंबी चेन बनी हुई है। यहाँ पे ये जितने भी कॉर्नर बने हुए हैं उन सभी में क्या है, CH2 CH2, ए लॉन्ग एलिफेटिक चेन। और आप जानते हैं कि एलिफेटिक चेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, कोई चार्ज नहीं होता इस पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं। ये हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। जबकि इसी मॉलिक्यूल में मैंने बताया ये सल्फेट आयन है और सोडियम का आयन है। और आयंस तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, हमेशा पोलर होते हैं। और पोलर हैं इसलिए ये वाटर के साथ अट्रैक्ट होंगे और क्या कहलाएंगे, हाइड्रोफिलिक। सिमिलरली जैसे मैंने ट्राइटन मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, एक तो होगा हाइड्रोफिलिक हेड होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक टेल होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें दोनों तरह की नेचर होती है। अब ये देखें यहाँ पे, ये हमने बनाया, इस मॉलिक्यूल को सिंपल बना दिया हमने। ये इसका हेड है जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और ये इसकी टेल है जो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो एसडीएस मॉलिक्यूल है ये किसके समान दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल समान दिखाई दे रहा है लिपिड बाई लेयर के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उससे सिमिलर है, होमोलोगस कह सकते हो आप इसको। तो जब कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम डोडेसाइल सल्फेट से, तो ये एसडीएस क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री कर जाएगा, यहाँ पे एंट्री करेगा। ये देखो ये मॉलिक्यूल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंट्री कर दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाई लेयर है उसमें से लिपिड मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। ऐसे जब एसडीएस से रिएक्शन कराओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी। यही बात तो यहाँ पर लिखी है, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पॉलीपेप्टाइड चेन बिकम्स द लीनियर बाय अनफोल्डिंग बाय द एसडीएस। एसडीएस से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन के अंदर जितने भी हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो भी समाप्त हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं एसडीएस के बारे में। जब कभी पूछा जाता है कि एसडीएस है वो सेल डिसरप्शन में उसका क्या रोल है, तब आप इन बातों को समझा देंगे। और नेक्स्ट देखो एक और पॉइंट आ रहा है आपके सामने, एंजाइमेटिक डाइजेशन। ये एंजाइम से डाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है ना कि हमारी आंखों के अंदर जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है उससे आंसू निकलते हैं, टीयर निकलते हैं, और उन टीयर्स में क्या होता है, देखो लाइसोजाइम एंजाइम्स। और लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को डेड कर देता है, बैक्टीरिया की सेल वाल को ब्रेक कर देता है। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने लैब के अंदर इसको काम में लेने लगे। जब किसी बैक्टीरिया की सेल वाल को हमें तोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन करा देंगे लाइसोजाइम के साथ। ये लाइसोजाइम एंजाइम है, बैक्टीरिया की सेल वाल को तोड़ देगा। और अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी प्लांट सेल को ब्रेक करना हो तो क्या करें, ये तो आप समझदार हो, आपको पता है ना कि जो प्लांट की जो सेल्स होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर क्या होती है, इंपॉर्टेंट सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। ये आपने पढ़ा हुआ है कि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड होता है। और इस सेल्यूलोज की वॉल को अगर तोड़ना है तो आप खुद सोचें एंजाइम कौन सा काम आएगा,
सेल्यूलेज एंजाइम। इस सेल्यूलेज एंजाइम से जब किसी प्लांट की सेल को रिएक्ट करेंगे तो सेल वॉल क्या होगी, टूट जाएगी। ये भी एक ऐसा है केमिकल मेथड है। यहाँ लिख देते हैं ब्रेकेज ऑफ सेल वॉल, ठीक है, जो कि सेलुलोज से बनी हुई। ऐसे मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको तोड़ते हैं, सेल डिसरप्शन करते हैं। जैसे प्लांट सेल है तो सेलुलोज से रिएक्शन करो, बैक्टीरियल सेल है तो बैक्टीरिया सेल है तो लाइसोजाइम से रिएक्शन करा दें। डिफरेंट डिफरेंट नेचर के अनुसार हम सेल का डिसरप्शन करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल मेथड भी काम में लेना जरूरी है, नॉन मैकेनिकल भी काम में लेना जरूरी है। वो डिपेंड करता है उस टिश्यूज पे, जो टिश्यू आपको आइसोलेट करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्लेरिफिकेशन ऑफ लाइसेट। अब क्या हुआ, आपने तो काम क्या कर दिया, इसको देखो। अगर मैं एक सिंपल सा बना दूं, यहां पर आप देखो हमने क्या किया था कि जो बहुत सारे टिश्यूज थे, है ना, ये बहुत सारे टिश्यूज है, या मान लो एक टिश्यू है और टिश्यू में क्या होते हैं, बहुत सारी ये सेल्स है, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और आपने क्या किया था, इसको तोड़ दिया था, किसमें, बाय द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल मेथड और द केमिकल प्रोसीजर एज आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड्स। चाहे वो फ्रेंच प्रेस मेथड हो, या हम ये कह दें कि उसके लिए हमने कोई मेथड काम में लिया है सोनिकेटर को, तो ब्रेक होने से क्या हो गया, ये सारा सेल का सस्पेंशन आ गया, सेल का सस्पेंशन आ गया है इसके अंदर। किसमें आ गया सेल का सस्पेंशन, इस ये टिश्यूज है एक सूप की तरह बन गया यहाँ पे। अब इसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे इसमें क्या है बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारे के सारे हमें नहीं चाहिए। क्योंकि बायोमोलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या क्या होंगे, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, इसके अंदर लिपिड भी होगी, और इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स की बात करो तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होंगे। हमें तो ये सारे नहीं चाहिए ना, तो हमें क्या करें कि इस सेल का जो सस्पेंशन तैयार हुआ है, ये एक हमने गोल बना दिया, इनको गोल बना दिया, सेल को हमने डेड कर दिया था, तो ये सेल का सस्पेंशन बन गया। इसमें से हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, आपको तो केवल वही चाहिए, सारी प्रोटीन चाहिए नहीं। तो इस सेल सस्पेंशन में से हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोटीन ही चाहिए, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमारे काम के नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, ये देखो मशीन है, इस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। और आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जब कभी भी हम दही लेते हैं कर्ड और उसमें से बटर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। देसी तरीके से आपने देखा हुआ है, एक बर्तन में दही को डाल लेते हैं, कर्ड को, है ना, दही बनाया हुआ है ना, सबने देखा हुआ है कि एक आपने बर्तन लिया था, इसमें आपने क्या डाल दिया था, कर्ड डाल दिया था, और कर्ड डाल करके एक अंदर लगा दिया स्टायरर, जेरनी, और जब अब स्टायरर से इसको घुमाया तो क्या हो गया कि इस कर्ड के ऊपर क्या आ गया, बटर तैरने लग गया था, और जिसको आपने आइसोलेट कर लिया। इसी को रिफाइन बनाने के लिए टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जूसर मिक्सर की तरह मशीन है। इसमें क्या होगा आपको मैं ये समझा देता हूं, बाकी तो आपने एमएससी में और इंस्ट्रूमेंट्स देखे हुए। यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक पॉट बना रखा है, ये रोटेटर है, रोटर देखो आप जो घूमता है, जैसे मिक्सर जूसर में घूमता है ऐसे एक रोटर लगा हुआ है, ये वाला रोटर है। और इसमें ये दो टेस्ट ट्यूब है, ट्यूब डाल देते हैं जिसमें सैंपल भरा हो, ये होगी ट्यूब नंबर 1, और दूसरी इसकी तरफ है वो आप देखेंगे ट्यूब नंबर 2। इसमें हमने क्या किया, किसी भी सेल के सस्पेंशन को डाल दिया और उसको हमने घुमाया, फुल स्पीड में घुमाया। तो जितनी स्पीड से हम इसको रोटेट करते हैं उस स्पीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं। चूंकि इनको जो सेपरेशन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे रोटेशन से किया जाता है, इसलिए इस टेक्निक का नाम है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन।
यहां देखो आप साइड में क्या लिखा मैंने, एट द लो स्पीड द रिमूव द न्यूक्लियाई एंड द सेल डेब्रीज। अगर स्पीड मंद पे घुमाएंगे धीरे धीरे, मतलब धीरे का मतलब ऐसा भी नहीं है 1000 की स्पीड पे इसको रोटेट करोगे तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो और सेल डेब्री से वो अलग हो जाएगी। और जब मीडियम स्पीड, मीडियम का मतलब 10,000 राउंड है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स है वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा हाई स्पीड मोर देन 10,000 से लेके 1 लाख तक, तो छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम वो सेपरेट हो जाएगा, मेम्ब्रेन्स अलग हो जाएगी, और जो सोल्यूबल प्रोटीन है वो सुपरनेटेंट में आ जाएगी, जिसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं फिजिकली। हम उसको छान करके हम क्या करेंगे, प्रोटीन को आइसोलेट कर लेंगे। तो ये मेथड अपनाया जाता है क्लेरिफिकेशन ऑफ द लाइसेट के लिए। तो ऐसे होता है प्रोटीन का हम करते हैं आइसोलेशन। अब ये जो प्रोटीन को आइसोलेशन करेंगे, लेकिन अभी वो प्योर नहीं है, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटी हो सकती है ना, तो हम उसको अलग अलग विधियों से हम क्या करेंगे, फिर हम इसका प्योरिफिकेशन करेंगे। उसको भी हम समझते हैं कि इसका प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, उसी बात को मैं अभी आपको समझाता हूं।